Hello everyone, this is Rahid and you're watching Beginners Classes. Welcome back to our another session. आज के सेशन में हम आपके लिए टॉप 10 एमसीक्यूज़ लेके आए हैं इकोलॉजी के ऊपर, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिससे एक या दो एमसीक्यूज़ आपके हर एक एग्ज़ाम में जो है वो आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर है। बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर, कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको री एमिट करता है। या फिर एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर, या हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या फिर री एमिट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ विजिबल लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, क्या हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और री एमिट करता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ऑप्शन नंबर 4 है क्लोड्स जो है वो हमारे विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और री एमिट करते हैं, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर देंगे इस वीडियो को स्टॉप करके, देन हम इस क्वेश्चन के आंसर पे चलेंगे। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 1 इज़ ट्रू। कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो क्या करता है, इंफ्रारेड जिन्हें आईआर रेज बोला जाता है, इंफ्रारेड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। थोड़ी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्क्राइब द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ द एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस इफेक्ट करता क्या है, हमारे ग्लोबल टेम्परेचर, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। अब अर्थ का टेम्परेचर जो है इसका इंक्रीज़ होना, इसका मतलब बैलेंस होना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अर्थ का टेम्परेचर जो है ये कम हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो किसी हद तक जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, बट किसी हद तक। लेकिन आज की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ में जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, मतलब हमारे अर्थ के टेम्परेचर का इंक्रीज होना, उससे ही हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे। बात करें ग्रीन हाउस गैसेज की, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर हम बात कर लें वाटर वेपर की, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आ जाती हैं, एग्जांपल्स आ जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेज की। The longer wavelength of outgoing infrared light from the Earth's surface are absorbed by the greenhouse gases in the atmosphere and is then emitted in all direction। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये गैसेज क्या करती हैं, हमारी इंफ्रारेड लाइट जो जिनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, जब ये हमारी अर्थ सरफेस से जाती हैं तो एटमॉस्फेयर में जाके इन्हें ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, देन इन्हें एमिट करती हैं हमारी वापस अर्थ की डायरेक्शन में, या फिर हम अपर डायरेक्शन की बात करें उनमें भी इन्हें एमिट किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो है एसिड रेन इज़ अ रिजल्ट ऑफ। एसिड रेन जो है वो किस वजह से कॉज होता है, कौन सी गैसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 है एक्सेस अमाउंट ऑफ NH3, ऑप्शन नंबर 3 है एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 है एक्सेस अमाउंट ऑफ मोनोऑक्साइड। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाता है एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 एंड NO2 जो है इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एसिड रेन कॉज होता है। अब बात करते हैं एसिड रेन क्या है। Acid rain is any type of precipitation that contains acidic compounds such as sulfuric or nitric acid। तो एसिड रेन क्या होता है, एक ऐसी प्रेसिपिटेशन, एक ऐसी रेन जिसमें क्या प्रेजेंट हो, एसिडिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट हो। मतलब जो एसिड रेन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है द एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज।
हर एक ऑर्गेनिज्म का जो अपना एक नेचुरल रेजिडेंस जो हर एक ऑर्गेनिज्म का होता है उसे क्या बोला जाता है? क्या बायोम बोला जाता है, हैबिटेट बोला जाता है या फिर हैबिट बोला जाता है? ठीक है, तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताएंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल रेजिडेंस को जहाँ पे वो रहता है उसे क्या बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैबिटेट। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल रेजिडेंस को क्या बोला जाता है? हैबिटेट बोला जाता है। तो हैबिटेट क्या होता है? द हैबिटेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है, कोई भी मतलब हैबिटेट किसे हम कहेंगे? कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो किसी पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है वो यूज़ करेगी अपने रहने के लिए। या फिर हम बात कर लें कि एक ऑर्गेनिज्म जहाँ अपना घर बनाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म अपना घर बना सके उसे हम क्या बोलेंगे? हैबिटेट बोलेंगे। और हर एक ऑर्गेनिज्म के नेचुरल रेजिडेंस को हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ आईपीसीसी? आईपीसीसी क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल प्रोविजन ऑन क्लाइमेट चेंज या फिर इंटरनेशनल प्रोविजन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप वीडियो को स्टॉप करके इसका राइट आंसर देंगे और एंड पे अपना स्कोर चेक करेंगे कि आप 10 में से कितना स्कोर करेंगे। तो आईपीसीसी का जो यहाँ पे हमारे पास एब्रीविएशन आ जाता है वो आ जाता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है आईपीसीसी का फुल फॉर्म। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है जिसे हम आईपीसीसी कहते हैं। ये कब एस्टेब्लिश हुआ? ये 1988 में एस्टेब्लिश हुआ। और किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया? मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की तरफ से इसे एस्टेब्लिश किया गया। इसके मेंबर्स की हम बात कर लें तो टोटल मेंबर जो आईपीसीसी में आ जाते हैं 195 मेंबर्स हैं। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं हमें इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइमेट चेंज और उसके साथ साथ ये बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ ये हमें रिस्पांस ऑप्शंस भी बताते हैं कि जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उसके लिए हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़ बाय द न्यूट्रिएंट्स दैट काज ग्रेट डैमेज टू द इकोसिस्टम। हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उससे क्या क्या डैमेज होता है हमारे इकोसिस्टम को। ठीक है, इस अफेक्ट को या इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या प्रोसेस है कि हमारी वाटर बॉडीज़ में जब न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं जिससे हमारा इकोसिस्टम वहाँ का डैमेज हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को या ऐसे फैक्टर को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन है फोटोपेरिडिज्म, यूट्रोफिकेशन, ग्रीन हाउस अफेक्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास यूट्रोफिकेशन। ठीक है, क्या राइट आंसर है इसका राइट आंसर है हमारे पास यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ वाटर बॉडी इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स लेड टू assess plant growth on the surface that led to depletion of oxygen supply in the pond and that finally result in the death of aquatic life। तो होता क्या है यूट्रोफिकेशन? बेसिकली हमारी जो वाटर बॉडी होती है, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हमारी जो वाटर बॉडी के सरफेस पे ना बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि आप एल्गी देख सकते हैं, एक एग्जांपल है हमारी वाटर बॉडीज़ पे। आपने देखा होगा कोई पॉन्ड है हमारे पास, वहाँ पे बहुत सारी एल्गी जो है वाटर सरफेस पे उस पॉन्ड के सरफेस पे जमा हो जाती है जिसकी वजह से ना उस पॉन्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन जो है उस वाटर में कम हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है हमारी जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ है वो वहाँ पे कम हो जाती है। मतलब हमारी एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पे है उसकी डेथ हो सकती है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड विद ईच अदर इज कॉल्ड। ऐसी साइंस जो किससे डील करती है? रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ या फिर एक दूसरे के साथ। तो ऐसी साइंस को क्या बोला जाता है? क्या इकोसिस्टम बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है, इन्वायरमेंट बोला जाता है या फिर बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है? तो जल्दी से आप इसका भी राइट आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो इकोलॉजी आ जाएगा, जो आज का हमारा टॉपिक है। इकोलॉजी क्या होता है? द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड विद ईच अदर। तो द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइंड बाय अर्नेस्ट हैकल इन 1866। जो टर्म इकोलॉजी है ये किसने दी है? अर्नेस्ट हैकल ने दी है। और कब दी है? 1866 में दी है।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एन एक्वेटिक इकोसिस्टम टॉप मोस्ट लेयर कंप्राइजेज ऑफ। अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखेंगे, हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है उसकी टॉप मोस्ट लेयर पे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्या नेक्टॉन होता है, प्लैंकटॉन होता है, बेंथोस होता है, या फिर बोथ ए एंड बी होता है। तो आपने बताना है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की टॉप मोस्ट लेयर क्या होती है, नेक्टॉन, प्लैंकटॉन, बेंथोस या फिर ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है प्लैंकटॉन, ठीक है। एक्वेटिक सिस्टम की टॉप मोस्ट लेयर किसकी बनी होती है, प्लैंकटॉन की बनी होती है। प्लैंकटॉन क्या है, प्लैंकटॉन इज अ वेरिड ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स दैट लिव इन वाटर एंड आर अनेबल टू स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम्स। तो प्लैंकटॉन क्या होता है, एक ऐसा क्रिएचर्स का ग्रुप है जो वाटर बॉडी के टॉप पे रहता है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, स्विम नहीं कर पाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम्स, मतलब जब विंड या स्ट्रीम्स चलेंगी तो तब ये स्विम नहीं कर पाता है, अनेबल टू स्विम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्लांट दैट ग्रोज अंडर द डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज। ऐसे प्लांट्स जो डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, हेलियोफाइट, स्कायोफाइट, सेमोफाइट या फिर डिस्कॉर्ड्स। तो अगर इसको आपका राइट आंसर पता है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे आप लोग, देन हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाता है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास हेलियोफाइट। ऐसे प्लांट्स जो डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाएगा, हेलियोफाइट बोला जाएगा। तो बात करें स्कायोफाइट की, तो स्कायोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो शेड्स में ग्रो करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें सेमोफाइट की, तो सेमोफाइट कहाँ ग्रो करते हैं, ग्रोज इन सैंडी और अनस्टेबल सॉइल, ठीक है, डेजर्ट वगैरह में जहाँ पे सैंडी सॉइल होती है वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, सेमोफाइट बोला जाता है। और स्कायोफाइट कौन से प्लांट्स हो गए जो शेड्स में ग्रो करेंगे, और हेलियोफाइट्स कौन से प्लांट हो गए जो डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। आपने बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। पोल्यूटेंट क्या हो गया, ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को पोल्यूट कर दे, गंदा कर दे। तो हमने बताना है इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फ्लाई फिश। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है स्मॉग। स्मॉग क्या आ जाता है हमारे पास, सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो जाता है। अब बात करेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट की। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या हो गया, विच आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स। एक ऐसा पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली हमें किसी सोर्स से मिले, ठीक है, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, या फिर टॉक्सिक मेटल से निकला हुआ टॉक्सिक जो है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास किस चीज़ की, प्राइमरी पोल्यूटेंट की। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करें तो दैट अराइजेज व्हेन द प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट विद वन अनदर। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तब जो हमारे पास पोल्यूटेंट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलेंगे। जैसे कि स्मॉग जो है वो एग्जांपल है किस चीज़ की, हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट की। और स्मॉग किससे कंबाइन होकर बनता है, स्मोक और फॉग, ठीक है। स्मोक और फॉग जब मिलते हैं, स्मोक और फॉग की कम्बिनेशन से क्या बनता है, स्मॉग बनता है, इसलिए हमारे पास यह क्या आ जाएगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, क्योंकि ये दो प्राइमरी पोल्यूटेंट स्मोक और फॉग को मिल के बना है। ओके, होप आपको पता चल गया होगा प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड। आपने बताना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ, 1986, 1990, 1980 या फिर 1988। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है 1980, ठीक है। हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ, 1980 में पास हुआ। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज। ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये कहता क्या है, ये कहता है अगर आपको अपनी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करना है तो उससे उस चीज़ के लिए आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना आप जो है किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इस एक्ट को फर्दर अमेंड किया गया 1988 में, ठीक है। 1980 में ये एक्ट जो है वो पास हुआ और 1988 में इस एक्ट को क्या किया गया, अमेंड किया गया। इसके साथ अगर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो वो कब पास हुआ, 1986। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ, 1972। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे हम आपके लिए क्विज़ लेके आते हैं, और टेलीग्राम पे आपको सारी की सारी PDF जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इनका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे बिगिनर्स क्लासेस को सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।